सियाचिन का सत्य। जब भारतीय ज्ञान ने चीनी अहंकार को घुटनों पर ला दिया, भारत ने चुपचाप चीन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपए, यह एक ऐसा नकद बम था जिसे चीनी राष्ट्रपति ने लद्दाख के 30 शून्य निवासियों में से हर एक पर फेंकने की कोशिश की थी। उनकी दलील थी, स्थानीय लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं, लद्दाख के खनिजों पर हमारा अधिकार ही महत्वपूर्ण है। बीजिंग के सत्ता के गलियारों में गूंजते इस एक वाक्य ने नई दिल्ली को चौंका दिया और पूरे दक्षिण एशिया में सनसनी फैला दी। लेकिन जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी लद्दाखी लोगों की प्रतिक्रिया। 85% ने इसे अस्वीकार कर दिया। प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपये से अधिक की भारी रकम सामने होने के बावजूद हजारों सालों से हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर जीवन जीने वाले उन स्वाभिमानी लोगों ने अपना सिर हिला दिया। हमारी जमीन बिकाऊ नहीं है, इस इनकार से चीन आग बबूला हो गया। ठीक है, अगर तुम सीधे रास्ते से नहीं मानोगे तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। उन्होंने जो अगला पत्ता खेला वह चौंकाने वाला था। दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले वे कीमती तत्व, जिनका दुनिया का सबसे बड़ा भंडार में से एक ठीक लद्दाख की जमीन के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसी दुनिया में जहां चीन पहले से ही 70% दुर्लभ खनिज उत्पादन को नियंत्रित करता था, यह उनके वैश्विक प्रभुत्व के लिए अंतिम दांव था। एक विशेष सर्वेक्षण टीम भेजो और साथ में सैन्य विशेषज्ञ भी। बीजिंग से एक टॉप सीक्रेट आदेश जारी किया गया। सतह पर यह एक खनिज सर्वेक्षण था, लेकिन असली मकसद कुछ और था। सियाचिन ग्लेशियर के पास एक स्थायी सैन्य चौकी स्थापित करना और हिमालयी क्षेत्र में भारत के रणनीतिक वर्चस्व को चुनौती देना। जनवरी 2029 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला के 8 सबसे काबिल कमांडो की एक टीम उत्तरी लद्दाख के एक अज्ञात स्थान की ओर बढ़ी। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि वे अरबों युआन की अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे। सबसे उन्नत बेडू सैटेलाइट नेविगेशन, 60 में काम करने वाले विशेष उपकरण और सैटेलाइट संचार प्रणाली। 1 महीना काफी होगा। टीम लीडर कैप्टन वेई झांग ने जाने से एक रात पहले बीजिंग को रिपोर्ट किया था, हम खनिज स्थल को सुरक्षित कर लेंगे और बेस के लिए जगह भी चुन लेंगे। लेकिन हिमालय का सर्दियों का मौसम चीनी तकनीक का मजाक उड़ाने के लिए तैयार था। 52 रोस, एक ऐसा नर्क जहां 37 जी का मानव शरीर का तापमान केवल 3 मिनट में जम सकता था। बेडू नेविगेशन सिस्टम हिमालय के चुंबकीय उतार चढ़ाव के कारण पागल हो गया और सैटेलाइट संचार बर्फीले तूफान में खो गया। मिशन शुरू होने के 72 घंटों के भीतर 8 में से 3 कमांडो एक बर्फीली दरार में गिर गए। बचाव हेलीकॉप्टर भयानक बर्फीले तूफान के कारण उनके पास फटक भी नहीं सका। उन तीनों के शव तक नहीं मिले। वे 52 रॉक की बर्फ में हमेशा के लिए सो गए। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। बचे हुए 5 लोगों का नेतृत्व कर रहे कैप्टन वेई झांग की आवाज कांप रही थी। भोजन खत्म हो रहा था, संचार टूट चुका था और शरीर का तापमान लगातार गिर रहा था। ठीक उसी पल जब वे मौत का इंतजार कर रहे थे, बर्फीले तूफान के बीच से याकों का एक छोटा कारवां प्रकट हुआ। याकों को हाँकने वाला व्यक्ति एक भारतीय था जो आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुरा रहा था। मैं डीआरडीओ के उच्च ऊंचाई अनुसंधान केंद्र से हूं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन शर्मा है, उस व्यक्ति ने कहा। 52 डॉग के उस नर्क के बीच में वह मुस्कुरा रहा था। उसके एक हाथ में भारत से लाया गया एक थर्मस था और दूसरे हाथ में कुछ हर्बल हीट पैक। चीनी मेहमानों, थोड़ी गर्मा गर्म गुरगुर चाय पिएंगे? कैप्टन वेई झांग उस क्षण को जीवन भर नहीं भूल पाएगा। जिस स्थान पर अरबों युआन के उपकरण बेकार हो गए थे, वहां एक साधारण थर्मस की चाय और कुछ हर्बल हीट पैक जीवन रेखा बन गए थे। लेकिन असली झटका तो इसके बाद लगा। डॉक्टर अर्जुन शर्मा नाम के उस भारतीय शोधकर्ता ने ठीक उसी तरह हिमालय को पार किया जैसे लद्दाखी लोग सदियों से करते आए थे। उन्होंने याकों को नियंत्रित किया, अपने पैरों से बर्फ की मोटाई को महसूस किया और हवा की दिशा से मौसम का अनुमान लगाया। यह कैसे संभव है? वेई झांग ने पूछा। अर्जुन का उत्तर सरल था, मैंने सीखा है उन लोगों से जो 4000 वर्षों से इस भूमि पर जीवित हैं। चीन ने पैसे से लद्दाख को खरीदने की कोशिश की, पैसे से हिमालय को जीतने की कोशिश की, लेकिन उसकी कीमत भयानक थी।
3 चीनी सैनिकों की जान चली गई और बचे हुए 5 भी मौत के कगार पर थे। अंत में हिमालय के सामने घुटने टेकने वाला चीन था और हिमालय में जीवित रहने वाला भारत था। जब चीन ने प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपए की पेशकश की तो लद्दाखी लोगों के इनकार करने का असली कारण क्या था? डॉक्टर अर्जुन शर्मा ने मौत के मुंह से 5 चीनी सैनिकों को कैसे बचाया? 3 सैनिकों की बलि के बाद चीन ने क्या चौंकाने वाला सच सीखा? आखिर लद्दाख में क्या हुआ था? दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक को घुटने पर लाने वाले हिमालय का सच अब शुरू होता है। अगर आप भी भारत की इस अदम्य भावना का समर्थन करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखें। यह हमें अगली कहानी बनाने की शक्ति देगा। धन्यवाद। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं कैप्टन वेई झांग आज भी कांप जाता हूं। मेरे 3 साथी मेरी आंखों के सामने बर्फ में समा गए। मैं प्ला की स्पेशल फोर्सेस में 15 वर्षों से सेवा दे रहा था, लेकिन हिमालय का यह मेरा तीसरा मिशन था और लद्दाख की सर्दी मेरे द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से अलग थी। जब जनवरी 2029 के पहले सप्ताह में बीजिंग से तत्काल आदेश आया तो मुझे इस बात का सही अंदाजा नहीं था कि यह मिशन कितना खतरनाक होगा। हमारे पास अरबों युआन के अत्याधुनिक उपकरण थे और मुझे लगा कि चीन की तकनीक के लिए हिमालय कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। यह कितना बड़ा अहंकार और गलतफहमी थी, यह मुझे अपने साथियों की जान की कीमत पर समझ आया। बीजिंग का मौसम असामान्य रूप से ठंडा था, लेकिन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भूमिगत ब्रीफिंग रूम में माहौल गर्म था। बड़ी स्क्रीन पर लद्दाख की सैटेलाइट तस्वीरें थीं और मेज के चारों ओर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी बैठे थे। मैं उस कमरे में मौजूद कुछ फील्ड विशेषज्ञों में से एक था। कैप्टन वेई झांग, जमीनी स्थिति पर रिपोर्ट करें। रक्षा उप मंत्री की आवाज गूंजी। मैं अपनी सीट से उठा और स्क्रीन की ओर बढ़ा। उत्तरी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास दुर्लभ खनिजों की एक नई नस का पता चला है। अनुमानित मूल्य लगभग 50 अरब डॉलर है। सम्मेलन कक्ष में फुसफुसाहट फैल गई। 50 अरब डॉलर, यह संख्या हवा में भारीपन घोल रही थी। लेकिन मैंने आगे कहा, उस क्षेत्र में सर्दियों का औसत तापमान 40 अरसे तक गिर जाता है और चरम मौसम में यह 60 गु को भी पार कर जाता है। हमारे मौजूदा उपकरणों के साथ वहां सर्वेक्षण करना ही असंभव है। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, उपमंत्री ने सिर हिलाया। इसीलिए तो हमने कुछ खास तैयार किया है ना? उनके इशारे पर स्क्रीन बदल गई। प्रोजेक्ट ड्रैगन फायर शीर्षक के नीचे नवीनतम आर्कटिक एक्सप्लोरेशन उपकरणों की सूची थी। 70 डेट्स में काम करने वाली विशेष बैटरी, अल्ट्रा लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स का उपयोग करने वाले स्नो व्हीकल और 30 सेमी की सटीकता वाला सैन्य ग्रेड बेइडो नेविगेशन सिस्टम। यह चीन की तकनीकी शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन था। सच कहूं तो मैं भी आत्मविश्वास से भर गया था। ऐसे उपकरणों के साथ हिमालय कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर्वेक्षण टीम में कौन कौन है? किसी ने पूछा। 8 जिंग कमांडो, मैंने जवाब दिया। सभी ने एक्सट्रीम सर्वाइवल ट्रेनिंग पूरी की है। फिर उपमंत्री ने कुछ पल रुककर कहा, और स्थानीय गाइड के रूप में हम कुछ लद्दाखियों को काम पर रखने की योजना बना रहे हैं। भारत सरकार के स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है। उस पल मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लद्दाखियों को काम पर रखना, यह वाक्यांश मुझे खटक रहा था। वे लोग हजारों सालों से हिमालय में रहते आए हैं। वे महज गाइड नहीं हैं। लेकिन मैं चुप रहा। एक कैप्टन की हैसियत उपमंत्री पर सवाल उठाने की नहीं थी। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद जब मैं कॉरिडोर में चल रहा था तो किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, कैप्टन वेई झांग। मैंने मुड़कर देखा, वह चीनी खुफिया एजेंसी का हिमालय डेस्क का अधिकारी लिन शाओ था। उसने मुझे एक फाइल दी, इसे पढ़ें। यह उस क्षेत्र में काम कर रहे एक भारतीय शोधकर्ता के बारे में है। भारतीय शोधकर्ता? मैं हैरान था। हिमालय में? क्या आपने डीआरडीओ के उच्च ऊंचाई अनुसंधान केंद्र के बारे में सुना है? लिन ने पूछा। यह सियाचिन के पास भारत का आर्कटिक रिसर्च बेस है। वहां से भेजा गया एक शोधकर्ता इस समय लद्दाख के एक गांव में स्थानीय लोगों के साथ रह रहा है। मैंने फाइल खोली। अंदर एक आदमी की तस्वीर थी, लगभग 35 साल का एक भारतीय। धूप से तपा हुआ चेहरा, शांत आंखें और एक सरल मुस्कान। नाम डॉक्टर अर्जुन शर्मा, समुद्री विज्ञान में पीएचडी डीआरडीओ के शोधकर्ता। यह आदमी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। लिन ने अपनी आवाज धीमी कर ली।
उस गांव का मुखिया इस आदमी को अपने बेटे की तरह मानता है। उसने 3 साल तक उनके साथ रहकर उनका विश्वास जीता है। जो चीज हम अरबों युआन खर्च करके भी हासिल नहीं कर सके, वह इस भारतीय ने कर दिखाया है। मैंने फाइल में अर्जुन की तस्वीर को फिर से देखा। क्या इसका मतलब है कि वह हमारे सर्वेक्षण में बाधा डाल सकता है? लिन ने सिर हिलाया। बाधा नहीं, बल्कि एक सबक। हिमालय में उपकरणों से ज्यादा रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय मुझे उसकी बातों का सही मतलब समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद मैं एक सैन्य परिवहन विमान में लद्दाख के लिए रवाना हुआ। जब हम लेह के पास एक छोटे से गांव में उतरे तो तारीख 22 दिसंबर थी। 25 डोज की बर्फीली हवा मेरे चेहरे को काट रही थी, लेकिन मैंने सोचा यह तो कुछ भी नहीं है। असली ठंड तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी। हमारा बेस कैंप गांव के बाहर एक अस्थायी अत्याधुनिक ढांचे में स्थापित किया गया था, जिसमें नवीनतम हीटिंग सिस्टम और सैटेलाइट संचार उपकरण थे। मिशन कमांडर कर्नल ताओ थे, जो एक अनुभवी अधिकारी थे और कई सफल अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वही स्थानीय गाइड से संपर्क हुआ? कर्नल ने पूछा। कल मैं लद्दाखी गांव जा रहा हूं। मुखिया से मिलने का समय तय हो गया है। ठीक है, गाइड का चयन जल्दी करो। हमें 1 हफ्ते के भीतर सर्वेक्षण शुरू करना है। मैंने सिर हिला दिया। अगली सुबह मैं एक स्नो व्हीकल में बैठकर लद्दाखी गांव की ओर बढ़ा। गांव मेरी कल्पना से छोटा था। पारंपरिक पत्थर के घर और आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड झोपड़ियां मिली जुली थीं। गांव के प्रवेश द्वार पर पहाड़ी कुत्तों का एक झुंड बंधा हुआ था। जब मैं मुखिया के घर के सामने पहुंचा तो मैंने एक अप्रत्याशित दृश्य देखा। आंगन में बच्चे एक आदमी के चारों ओर जमा थे। वह आदमी घुटनों के बल बैठा था और बच्चों को कुछ दिखा रहा था। एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा। वह चाकू से लकड़ी को तराश कर एक जानवर का आकार दे रहा था। वाह, यह तो एक हिम तेंदुआ है, एक बच्चे ने हिंदी में चिल्लाकर कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह वह हिम तेंदुआ है जिसे तुम्हारे दादाजी ने अपने बचपन में देखा था। अब वे बहुत कम हो गए हैं, लेकिन एक दिन वे फिर से बढ़ेंगे। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी। मैं पास गया। उस आदमी ने अपना चेहरा उठाया। यह वही चेहरा था जिसे मैंने फाइल में देखा था। डॉक्टर अर्जुन शर्मा। उसने मुझे देखा और खड़ा हो गया। बच्चे उदासी से उसके कपड़ों का कोना पकड़ रहे थे। नमस्ते, आप चीनी सेना से हैं, है ना? उसने पहले अंग्रेजी में अभिवादन किया। उसका उच्चारण स्पष्ट था। कैप्टन वेई झांग, सर्वेक्षण टीम का संपर्क अधिकारी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उसने हाथ मिलाया तो उसका हाथ खुरदरा लेकिन गर्म था। डॉक्टर अर्जुन शर्मा, DRDO से। मैं जानता हूं, मुझे आपके बारे में जानकारी दी गई है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा, तो मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। यह एक मजाक था, लेकिन मैं हंस नहीं सका। मुझे उस व्यक्ति से एक असाधारण आभा महसूस हो रही थी। मैं मुखिया से मिलने आया हूं, गाइड के मामले में। ओह हाँ, मैं आपको अंदर ले चलता हूं। अर्जुन आगे आगे चलने लगा और बच्चे उसके पीछे पीछे। जब मैं मुखिया के घर के अंदर गया तो मैं एक बार फिर हैरान रह गया। कमरे में एक पारंपरिक बुखारी जल रही थी और दीवारों पर शिकार के औजारों और पारिवारिक तस्वीरों को सजाया गया था। लेकिन उन तस्वीरों के बीच अर्जुन की भी एक तस्वीर थी, जिसमें वह मुखिया के परिवार के साथ खड़ा था। मुखिया एक 70 वर्षीय बुजुर्ग थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखें तेज और स्पष्ट थीं। स्वागत है, मुखिया ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। धन्यवाद, मैं चीनी सेना की सर्वेक्षण टीम से हूं। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मुखिया ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। मुझे पता है, तुम दुर्लभ खनिज खोजने आए हो। वह सीधे मुद्दे पर आ गए। मैं एक पल के लिए हकला गया। जी, हमें एक गाइड की तलाश है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस इलाके को अच्छी तरह जानता हो। मुखिया ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली। ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच एक मूक संवाद हुआ हो। गाइड, यह आसान नहीं है, मुखिया ने कहा। हम पर्याप्त भुगतान करेंगे। चीन की सरकार, यह पैसे की बात नहीं है। मुखिया ने मेरी बात काट दी। समस्या समय की है। हिम तूफान आ रहा है। यह हिमालय के एक विशाल तूफान के लिए स्थानीय शब्द था। मैंने इसके बारे में सुना था। हाँ, हमारी मौसम विज्ञान टीम ने विश्लेषण किया है, मैंने आत्मविश्वास से कहा। अगले 2 हफ्तों तक किसी बड़े तूफान के कोई संकेत नहीं है। लेकिन मुखिया के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। उन्होंने फिर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुम क्या सोचते हो? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला,
मुखिया जी सही कह रहे हैं, हवा की गंध बदल गई है। कल से कुत्ते भी बेचैन हैं। मैंने मन ही मन उपहास किया। हवा की गंध, कुत्तों का व्यवहार। हमारे पास अरबों डॉलर के मौसम उपग्रह हैं और ये लोग कुत्तों के व्यवहार से मौसम का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने दिया। हम भी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, मैंने कहा। हमारे पास नवीनतम मौसम उपकरण हैं और आपात स्थिति में हम तुरंत वापस आ सकते हैं। मुखिया ने एक गहरी सांस ली। चीनी लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। वे उपकरणों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हिमालय उन लोगों को माफ नहीं करता जो उपकरणों पर भरोसा करते हैं। उनकी बातें मेरे मन में चुभ गईं, लेकिन मुझे अपना मिशन पूरा करना था। फिर भी हमें एक गाइड की जरूरत है। क्या आप किसी की सिफारिश कर सकते हैं? मुखिया कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरी पोती सोनम जा सकती है। वह इस इलाके को सबसे अच्छी तरह जानती है। आपकी पोती? मैं हैरान था। चिंता मत करो, वह बच्ची नहीं है। 28 साल की है और बचपन से मेरे साथ शिकार पर जाती रही है। वह हिमालय में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी है। मुखिया ने अर्जुन को देखते हुए जोड़ा, और अर्जुन ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वह आजकल के युवाओं में सबसे होशियार है। अर्जुन शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। मैंने उसे क्या सिखाया है? बल्कि मैंने ही उससे ज्यादा सीखा है। मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में उत्सुकता हुई। एक भारतीय शोधकर्ता और एक लद्दाखी मुखिया, वे इतने करीब कैसे आए? जब मैं बैठक के बाद बाहर निकला तो अर्जुन मेरे पीछे आया। कैप्टन वेई झांग जी, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं? उसका चेहरा गंभीर हो गया। कृपया सोनम को सिर्फ एक गाइड के रूप में न देखें। वह इस भूमि की बेटी है। वह इस भूमि से प्यार करती है और इसकी रक्षा करना चाहती है। मुझे उसकी बातों का सही मतलब समझ नहीं आया। आपका क्या मतलब है? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। हिमालय का आसमान दिन में भी धुंधला था। आप लोग इस जमीन से संसाधन ले जाना चाहते हैं, है ना? मैं समझता हूं, लेकिन इस जमीन में सिर्फ संसाधन ही नहीं है। यहां हजारों साल पुरानी जीवन शैली, ज्ञान और आत्मा है। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैं बस यही चाहता हूं कि आप उसका सम्मान करें। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। अर्जुन मुस्कुराया और मुड़ गया। ओह, और एक बात, मुखिया जी की बात को गंभीरता से लें। तूफान सच में आ सकता है। जैसे ही वह दूर जा रहा था, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। किसी कारण से मुझे लगा कि इस भारतीय की बातें सही हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक एहसास था। मैं एक सैनिक था और सैनिक डेटा पर विश्वास करते हैं, और सैटेलाइट डेटा कह रहा था कि कोई तूफान नहीं है। उस रात मैंने कर्नल ताओ को अपने बेस कैंप में रिपोर्ट किया। गाइड मिल गया है, मुखिया की पोती है। कर्नल ने अपनी भौहें चढ़ाई। एक औरत? हाँ, लेकिन कहते हैं कि वह इलाके की सबसे अच्छी जानकार है। कर्नल हंसा। खैर, वैसे भी हमारे उपकरण सारा काम कर देंगे। गाइड तो बस एक औपचारिकता है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन का एक कोना भारी था, और अर्जुन की कही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। हिमालय उन लोगों को माफ नहीं करता जो उपकरणों पर भरोसा करते हैं। इसका क्या मतलब था, यह मुझे जल्द ही पता चलने वाला था, सबसे क्रूर तरीके से। मिशन शुरू होने से 2 दिन पहले थे। मैं सुबह जल्दी उठा और अपने टेंट से बाहर आया। हिमालय की सुबह और दिन में कोई खास अंतर नहीं था। सूरज क्षितिज के नीचे ही रहता था और पूरे दिन एक धुंधली सफेद रोशनी छाई रहती थी। लेकिन अजीब तरह से उस सुबह की हवा अलग थी। यह बताना मुश्किल है, लेकिन शायद ठंड की गुणवत्ता अलग थी। यह सामान्य से अधिक तीखी और शांत महसूस हो रही थी। बेशक मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। जब मैं कमांड टेंट में दाखिल हुआ तो मौसम टीम मॉनिटर के सामने जमा थी। कुछ अजीब है, मौसम अधिकारी सार्जेंट लियू ने बुदबुदाया। क्या हुआ? मैंने पास जाकर पूछा। सैटेलाइट डेटा पर तो सब सामान्य है, लेकिन स्थानीय बैरोमीटर की रीडिंग थोड़ी अजीब है। कल से यह 3 हेक्टोपास्कल गिर गया है। 3 हेक्टोपास्कल। एक आम आदमी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। क्या यह कोई समस्या है? शायद नहीं। चूंकि सैटेलाइट डेटा में तूफान का कोई संकेत नहीं है, इसलिए यह शायद उपकरण की कोई गड़बड़ी होगी। लियू ने कंधे उचका दिए। मैंने भी यही सोचा। यह कैसे हो सकता है कि अरबों डॉलर का उपग्रह गलत हो और एक स्थानीय बैरोमीटर सही हो? लेकिन उसी क्षण टेंट का दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ एक व्यक्ति अंदर आया। वह अर्जुन था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। कैप्टन वेई झांग, क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकता हूं? मैं उसके साथ टेंट से बाहर आया। क्या बात है?
अर्जुन ने उत्तर में आकाश की ओर इशारा किया। क्या आप उन बादलों को देख रहे हैं? मैंने आकाश की ओर देखा। उत्तरी क्षितिज पर सफेद बादलों की एक पतली पट्टी थी। यह मुझे कुछ खास नहीं लगा। बादल तो क्या, वे हिम तूफान के अग्रदूत हैं। लद्दाखी लोग उन्हें मौत की फुसफुसाहट कहते हैं। जब ये बादल दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि 3 दिनों के भीतर एक बड़ा तूफान आएगा। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। फिर से वही अंधविश्वासी बातें। डॉक्टर शर्मा, हमारी मौसम टीम ने विश्लेषण किया है कि अगले 1 हफ्ते में बड़े तूफान की संभावना 5% से भी कम है। अर्जुन का चेहरा उतर गया। सैटेलाइट? हाँ, नवीनतम मौसम उपग्रह डेटा। उसने अपना सिर हिलाया। सैटेलाइट सब कुछ नहीं देख सकता। हिमालय का मौसम खास है। यहां ऐसी घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं होती। मैं थोड़ा चिढ़ गया। यह भारतीय बार बार चीन की तकनीक पर संदेह क्यों कर रहा था? डॉक्टर शर्मा, मैंने भी हिमालय में 3 साल बिताए हैं। मैं यहां की परिस्थितियों को जानता हूं। तो आप सोचते हैं कि मैं हिमालय को नहीं जानता? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने शांति से कहा, कैप्टन, आप हिमालय को जानते हैं, डेटा से, नंबरों से, उपकरणों से। लेकिन लद्दाखी लोग हिमालय को महसूस करते हैं, अपनी त्वचा से, अपनी गंध से, अपनी अंतरात्मा से। क्या आप मानते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? मेरी आवाज में तीखापन आ गया। अर्जुन कड़वाहट से मुस्कुराया। विज्ञान? मैं भी एक वैज्ञानिक हूं। समुद्री विज्ञान में PhD हूं। लेकिन यहां 3 साल रहकर मैंने एक बात सीखी है। क्या? हिमालय में आपको विनम्र होना पड़ता है। अगर आप प्रकृति के सामने अहंकार दिखाएंगे तो आप मर जाएंगे। उसकी आवाज में सच्ची गंभीरता थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। सोनम का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी रक्षा करना। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। अर्जुन मुड़ा और गांव की ओर चला गया। जैसे जैसे उसकी पीठ छोटी होती गई, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। किसी कारण से एक समय जैरा चोटी है, एक समय गिताज जोन का अर्जुन की, एक समय गिताज की। मुझे लगा कि इस भारतीय की बातें सही हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक एहसास था और यह मेरी पहली गलती थी। उस दोपहर मैं पहली बार सोनम से मिला। वह मुखिया के घर से बाहर निकली। उसका कद लंबा नहीं था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था। काले बाल एक ऊनी टोपी के नीचे से झांक रहे थे और घनी भौहों के नीचे उसकी तेज आंखें मुझे घूर रही थीं। तो तुम चीनी सेना के अफसर हो? उसने पहले बात की। उसकी हिंदी स्पष्ट थी। संपर्क अधिकारी वेई झांग, मुझे गाइड के रूप में जाने के लिए कहा गया है। उसकी आवाज में रूखापन था। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पसंद नहीं करती। धन्यवाद, आपकी मदद की बहुत सराहना की जाएगी। मदद? सोनम हंसी। अगर मैं नहीं होती तो तुम लोग आधे दिन में ही खो जाते। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने धैर्य रखा। बेशक, इसीलिए हमने आपसे गाइड बनने का अनुरोध किया है। अनुरोध नहीं, उसने तीखेपन से कहा। मुझे काम पर रखा गया है, तुम लोगों के लिए। हम सिर्फ एक उपकरण हैं, एक ऐसा उपकरण जिसे तुम संसाधन खोदने के बाद फेंक दोगे। मैं निशब्द हो गया। उसकी बातें बहुत सीधी थीं। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मुझे खेद है। खेद की क्या बात है? यह तो सच है। सोनम ने आसमान की ओर देखा। वैसे क्या तुम जानते हो कि हिम तूफान आ रहा है? मैंने सोचा, फिर वही बात। सैटेलाइट डेटा के अनुसार। सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट। वह हंसते हुए बोली, तुम लोगों को सैटेलाइट के अलावा कुछ नहीं पता। सैटेलाइट क्या जानता है, जो बस ऊपर से नीचे देखता रहता है? उसने जमीन की ओर इशारा किया। असली मौसम को यहां महसूस करना पड़ता है, अपने पैरों के तलवों से, अपनी त्वचा से, अपनी नाक से। मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, फिर भी हम योजना के अनुसार निकलेंगे। सोनम ने कंधे उचकाए। तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं। वह मुड़ी और चली गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुकी और पीछे मुड़ी। अर्जुन भैया ने मुझे बताया कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, इसीलिए मैं बस एक बात पूछूंगी, तुम यहां क्यों आए हो? असली कारण क्या है? मैंने कुछ देर सोचा। यह मेरा मिशन है। एक सैनिक आदेशों का पालन करता है। सोनम ने सिर हिलाया। हां, तुम लोग बस यही करते हो। वह फिर मुड़ी। लेकिन याद रखना, हिमालय आदेशों का पालन नहीं करता। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा।
इस जमीन के लोग मुझे बार बार चेतावनी क्यों दे रहे थे? मुखिया, अर्जुन, सोनम, सबने एक ही बात कही थी, हिमालय को कम मत आंकना। लेकिन मैं एक चीनी सैन्य अधिकारी था। मैं डेटा पर विश्वास करता था और डेटा कह रहा था कि सब सुरक्षित है। रवानगी से एक दिन पहले मैं कमांड टेंट में अंतिम ब्रीफिंग में था। कर्नल ताओ एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े होकर सर्वेक्षण मार्ग की व्याख्या कर रहे थे। लक्ष्य तक सीधी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। अनुमानित समय 2 दिन। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम 1.5 दिन में पहुंच सकते हैं, कर्नल ने आत्मविश्वास से कहा। उपकरणों की जांच हो गई है? जी कर्नल, 3 स्नो व्हीकल, संचार उपकरण, 2 सप्ताह का आपातकालीन राशन, मेडिकल किट, सब कुछ तैयार है, आपूर्ति अधिकारी ने जवाब दिया। ठीक है, तो कल सुबह 6 बजे निकलेंगे। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद जैसे ही सैनिक बाहर जाने लगे, दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। वह अर्जुन था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कर्नल ताओ, क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकता हूं? कर्नल ने भौहें सिकोड़ी। कौन हो तुम? मैं DRDO से डॉक्टर अर्जुन शर्मा हूं। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप अपनी रवानगी को स्थगित कर दें। कमरे में हलचल मच गई। स्थगित कर दें? किस आधार पर? कर्नल की आवाज ठंडी हो गई। हिम तूफान आ रहा है। मेरी गणना के अनुसार यह 48 घंटों के भीतर यहां पहुंच जाएगा। सैटेलाइट डेटा तो ऐसा नहीं कहता। सैटेलाइट सब कुछ नहीं देख सकता। स्थानीय संकेत। स्थानीय संकेत? कर्नल हंसा। वह क्या है? कुत्ते भौंक रहे हैं या हवा की गंध अलग है? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। ठीक यही। कमरे में हंसी फैल गई। सैनिक दबी हंसी हंस रहे थे। डॉक्टर, कर्नल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे उपकरण हैं। अरबों डॉलर के मौसम उपग्रह कह रहे हैं कि कोई तूफान नहीं है, और तुम चाहते हो कि हम कुत्तों के भौंकने की वजह से अपना मिशन रोक दें? अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कर्नल, मैं यहां 3 साल से रह रहा हूं। मैं जानता हूं कि हिम तूफान क्या होता है। यह लोगों को मार डालता है। तो आप अपने टेंट में ही रहें डॉक्टर, और हमारे काम में दखल न दें, कर्नल ने तीखेपन से कहा। अर्जुन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी, लेकिन मैं चुप रहा। एक कैप्टन कर्नल के खिलाफ नहीं जा सकता था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। वह मुड़ा और जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। आखिरी बात, उसने पीछे मुड़कर देखा। सोनम आपके साथ जा रही है ना? हाँ, गाइड के तौर पर। जैसा कि मैंने कल कहा था, कृपया उसका ख्याल रखना। उसकी आवाज कांप रही थी। यह दिल से निकली आवाज थी। कर्नल हंसा। चिंता मत करो, चीनी सेना नागरिकों को नहीं छोड़ती। अर्जुन चुपचाप चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद कर्नल ने बुदबुदाया, ये भारतीय इतने नाटकीय क्यों होते हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल भारी था। उस रात मैं सो नहीं सका। टेंट के बिस्तर पर लेटे हुए मैं छत को घूर रहा था और अर्जुन की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। हिमालय में आपको विनम्र होना पड़ता है। अगर आप प्रकृति के सामने अहंकार दिखाएंगे तो आप मर जाएंगे। और सोनम की बातें भी। हिमालय आदेशों का पालन नहीं करता। आधी रात को करीब 3 बजे मैं आखिरकार उठा और टेंट से बाहर आया। बाहर की हवा अजीब महसूस हो रही थी। कल से भी ज्यादा ठंडी और भारी हवा नहीं चल रही थी। फिर भी एक दबाव सा महसूस हो रहा था। मैंने आकाश की ओर देखा। उत्तर में सफेद बादलों की वह पट्टी और भी घनी हो गई थी। कल यह क्षितिज पर थी, लेकिन अब यह आधे आसमान को ढके हुए थी। मौत की फुसफुसाहट। अर्जुन की कही बात मुझे याद आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, सैटेलाइट ने कहा है कि सब ठीक है, यह सिर्फ बादल हैं। मैं वापस टेंट में चला गया और कुछ घंटों बाद हमारी सर्वेक्षण टीम योजना के अनुसार मौत की ओर बढ़ चली। जैसे ही हमारी टीम ने बेस कैंप छोड़ा, 3 स्नो व्हीकल, 8 कमांडो और हमारी गाइड सोनम। मैं दूसरी गाड़ी में था और सोनम मेरे बगल में बैठी थी। वह चुप थी, बस खिड़की से बाहर देख रही थी। रवाना होने के लगभग 4 घंटे बाद सोनम ने पहली बार मुंह खोला। हमें जल्दी वापस लौटना होगा। क्यों? हवा बदल गई है। हिम तूफान उम्मीद से जल्दी आ रहा है। मैंने अपना रेडियो उठाया। बेस कैंप, यह व्हीकल 2 है। मौसम की स्थिति की पुष्टि करें। शोर के बीच एक जवाब आया। व्हीकल 2, यह बेस कैंप है। मौसम में कोई असामान्यता नहीं है। आगे बढ़ते रहो। मैंने सोनम की ओर देखा। बेस कैंप कह रहा है कि कोई असामान्यता नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली।
बेस कैंप क्या जानता है, वे तो यहां हैं भी नहीं। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान गहरा होता जा रहा था। सुबह होने के बावजूद यह शाम की तरह अंधेरा था और फिर हवा चलने लगी। पहले तो यह हल्की थी, हिमालय की एक साधारण हवा, लेकिन 1 घंटे बाद हवा एक राक्षस में बदल गई। यह क्या हो रहा है? ड्राइवर लिन बुदबुदाया। खिड़की के बाहर पूरी तरह से सफेदी थी। बर्फीला तूफान इतना घना था कि 3 मीटर आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा की आवाज कानों को चीर रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर चिल्ला रहा हो। रेडियो से कर्नल ताओ की आवाज आई, सभी वाहन रुकें, तूफान उम्मीद से जल्दी आ गया है। मैंने सोनम की ओर देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। उसने अपनी आंखें खोली। हवा ने मुझे बताया। मैं निशब्द हो गया। उसकी बात सही थी। सैटेलाइट से ज्यादा, डेटा से ज्यादा उसकी अंतरात्मा सही थी। लेकिन यह समझने में बहुत देर हो चुकी थी। हम पहले ही हिम तूफान के बीच में फंस चुके थे और फिर नर्क शुरू हो गया। पहले 30 मिनट तक हम किसी तरह टिके रहे। हमने गाड़ियों के अंदर इंजन चालू रखे और हीटर को अधिकतम पर चला दिया। बाहर का तापमान 45 तक गिर गया था, लेकिन अंदर गर्मी थी। मैं तब भी आशावादी था। मैंने सोचा हमें बस तूफान के गुजरने का इंतजार करना है। लेकिन हिमालय का हिम तूफान कोई साधारण तूफान नहीं था। 1 घंटे बाद अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले बेडू नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। यह क्या है? ड्राइवर लिन घबराकर डैशबोर्ड को देखने लगा। स्क्रीन कुछ देर झिलमिलाया और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। बेस कैंप, यह व्हीकल 2 है। नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया है, जवाब दो। मैंने रेडियो पर चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ शोर था, सिर्फ एक कर्कश आवाज। संचार भी ठप है। लिन की आवाज कांप रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे व्हीकल 1 और 3 की रोशनी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वे अभी भी पास में थे। हमें एक साथ इकट्ठा होना होगा, सोनम ने कहा। गाड़ी से उतरकर पैदल चलना होगा, वरना हम एक दूसरे को खो देंगे। मैं हिचकिचाया। बाहर 45 दोष का नर्क था। क्या गाड़ी के अंदर ज्यादा सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित? उसने कहा। तापमान लगातार गिर रहा है। जल्द ही यह 60 हद तक पहुंच जाएगा, तब इंजन का तेल जम जाएगा। क्या? अत्यधिक ठंड में विशेष स्नेहक तेल भी जम जाता है। अगर इंजन बंद हो गया तो हीटर भी बंद हो जाएगा और फिर हम भी जम जाएंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ऐसी किसी संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। हमें बताया गया था कि हमारे उपकरण 70 में भी काम करते हैं। उतरो अभी। सोनम ने दरवाजा खोला। एक पल के लिए एक चाकू जैसी ठंडी हवा गाड़ी के अंदर घुस आई। मैंने सहज रूप से अपने शरीर को सिकोड़ लिया। यह ठंड शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मांस फट जाएगा, मेरी त्वचा जल जाएगी। सोनम पहले बाहर कूदी, मैं भी उसके पीछे उतरा। जैसे ही मेरे पैर बर्फ में पड़े, मैं घुटनों तक धंस गया। चलना असंभव था। मेरा हाथ पकड़ो, सोनम चिल्लाई। हवा के शोर में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने मुझे खींचा। व्हीकल 1 तक की दूरी सिर्फ 20 मीटर थी, लेकिन वे 20 मीटर अनंत काल की तरह महसूस हुए। हवा ने हमें पीछे धकेला। हम बर्फ में धंस गए और सांस लेना मुश्किल हो गया। जब हम आखिरकार व्हीकल 1 तक पहुंचे तो मैं लगभग रेंग रहा था। गाड़ी का दरवाजा खोलने पर मुझे कर्नल ताओ का चेहरा दिखाई दिया। उनका चेहरा डर से सफेद था। व्हीकल 1 में कर्नल सहित 4 लोग थे। सभी के चेहरे पर खौफ था। कर्नल, स्थिति क्या है? मैंने पूछा। कर्नल ने कांपती आवाज में जवाब दिया, नेविगेशन फेल, संचार ठप, तापमान गिर रहा है। अभी 52 रॉक है। व्हीकल 3 का कुछ पता नहीं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। व्हीकल 3 की रोशनी नहीं दिख रही थी। हमें उन्हें खोजना होगा। पागल हो गए हो? इस मौसम में बाहर निकलोगे? कर्नल चिल्लाया। तभी सोनम ने बीच में कहा, अगर हम गाड़ी में बैठे रहे तो हम मर जाएंगे। इंजन का तेल जमने वाला है। हमें एक हिम गुफा बनानी होगी। हिम गुफा? कर्नल हंसा। 21वीं सदी में हिम गुफा? हमारे पास नवीनतम उपकरण है। वही नवीनतम उपकरण जो अभी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। सोनम गुस्से में चिल्लाई। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। वह सही थी। नेविगेशन, संचार और जल्द ही इंजन भी। हमारे अत्याधुनिक उपकरण एक एक करके ढह रहे थे। हिम गुफा कैसे बनाते हैं? कर्नल ने हारी हुई आवाज में पूछा।
मैं बनाऊंगी, सोनम ने जवाब दिया, लेकिन मुझे मदद के लिए लोग चाहिए। मैंने अपना हाथ उठाया, मैं मदद करूंगा। हिम गुफा बनाना मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। सोनम निर्देश दे रही थी और मैं और लिन उसका पालन कर रहे थे। सबसे पहले हमें कठोर बर्फ खोजनी थी। सोनम अपने पैरों से बर्फ पर स्टॉम्प करते हुए सही जगह तलाश रही थी। यह बर्फ काफी कठोर है, साथ अदाब को कठोर है। उसने एक विशेष चाकू से बर्फ को ईंटों के आकार में काटा। मैं और लिन उन बर्फ की ईंटों को उठाते और सोनम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखती। हवा लगातार चल रही थी, मेरी उंगलियां जम रही थीं। दस्ताने पहनने के बावजूद मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुझसे और नहीं होगा। लिन बर्फ पर बैठ गया। उठो, सोनम चिल्लाई, अगर अभी रुक गए तो मर जाओगे, चलते रहो। मैंने लिन को पकड़कर उठाया। बस थोड़ी देर और, हम लगभग पहुंच गए हैं। यह एक झूठ था। हिम गुफा अभी आधी ही बनी थी, लेकिन मुझे लिन को उम्मीद देनी थी। 1 घंटे बाद हिम गुफा आखिरकार तैयार हुई। सोनम ने प्रवेश द्वार को एक बर्फ के ब्लॉक से बंद करते हुए कहा, जल्दी अंदर आओ। मैं और लिन पहले अंदर गए। हमारे पीछे गाड़ी में मौजूद बाकी सैनिक भी एक एक करके रेंगते हुए अंदर आए। सबसे आखिर में कर्नल ताओ आए। हिम गुफा के अंदर आश्चर्यजनक रूप से गर्म था, बाहर से कहीं ज्यादा। यह कैसे? कर्नल ने बुदबुदाया। बर्फ एक इंसुलेटर का काम करती है, सोनम ने समझाया। यह बाहर की हवा को रोकती है और हमारे शरीर की गर्मी को अंदर रखती है। यह एक तरीका है जिसे लद्दाखी लोग हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नल के पास कहने को कुछ नहीं था। जिस स्थिति में अरबों डॉलर के उपकरण बेकार हो गए थे, हमें बर्फ के एक ढेर से बने घर ने बचाया था। उस पल मुझे समझ आया, अर्जुन की कही बात का मतलब सैटेलाइट सब कुछ नहीं देख सकता। हिमालय में आपको विनम्र होना पड़ता है। वह सही था, लेकिन यह समझने में बहुत देर हो चुकी थी। उस रात तूफान और भी भयानक हो गया। हिम गुफा के अंदर भी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। तापमान 58 डॉग तक गिर गया था। जैसा कि सोनम ने कहा था, स्नो व्हीकल के इंजन जम गए थे। अब हम गाड़ियों से वापस नहीं जा सकते थे। सैनिक एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। मैं सोनम के बगल में बैठा था। व्हीकल 3 के लोगों का क्या हुआ होगा? मैंने पूछा। सोनम चुप रही। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। अगर वे हिम गुफा बना पाए तो वे बच गए होंगे, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन चीनी लोग हिम गुफा बनाना नहीं जानते। मेरा दिल बैठ गया। व्हीकल 3 में 4 लोग थे। वे अब कहां और किस हाल में होंगे? हमें उन्हें खोजना होगा। मैंने कहा। अभी नहीं, सोनम ने दृढ़ता से कहा। तूफान बहुत तेज है। अगर अभी बाहर गए तो तुम भी मर जाओगे। तूफान के बीच में एक शांत पल आता है, हमें तब निकलना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिल भारी था। तभी कर्नल ने एक कराहने की आवाज निकाली। मैं मुड़ा। कर्नल का चेहरा अजीब लग रहा था। उनके होंठ नीले पड़ गए थे। कर्नल, मैं उनके पास गया। मेरे हाथ नहीं हिल रहे, कर्नल ने कांपती आवाज में कहा। मैंने उनके दस्ताने उतारे। उनकी उंगलियां सफेद थीं, पीली नहीं बल्कि पूरी तरह से सफेद। हे भगवान! आहा! कर्नल चीख पड़े। जैसे ही उनकी उंगलियों में सनसनी लौटी, दर्द की एक लहर दौड़ गई। मैंने उनके हाथों को अपनी बगल में रख लिया ताकि मेरी गर्मी से वे पिघल सकें। सब ठीक हो जाएगा कर्नल, मैं इन्हें गर्म कर रहा हूं। लेकिन कर्नल की हालत बिगड़ती गई। उनकी कंपकंपी नहीं रुक रही थी और उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही थी। हाइपोथर्मिया शुरू हो गया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, स्थिति और खराब होती गई। 4 सैनिकों में से 2, जिनमें कर्नल ताओ भी शामिल थे, गंभीर फ्रॉस्टबाइट और हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए। हमारे मेडिकल ऑफिसर चेन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दवाएं और उपकरण अपर्याप्त थे। शरीर का तापमान लगातार गिर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो। चेन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हम सब जानते थे कि इसका क्या मतलब है। मैंने सोनम की ओर देखा। अब क्या करें? वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हमें कुछ गर्म पीना होगा, कुछ बहुत गर्म। गर्म पेय? हम आग कैसे जला सकते हैं? हिम गुफा के अंदर आग जलाने से धुएं से दम घुट सकता है। सोनम ने अपने बैग से कुछ निकाला। यह एक छोटा धातु का कंटेनर और कुछ जेल जैसा ईंधन था। यह लद्दाखी स्टोव है, इससे लगभग कोई धुआं नहीं निकलता। उसने कुशलता से स्टोव जलाया। एक छोटी सी लौ जल उठी, जिसने हिम गुफा को हल्की रोशनी से भर दिया।
सोनम ने बर्फ पिघलाकर पानी बनाया और उसे उबालना शुरू कर दिया। आप क्या उबाल रही हैं? मैंने पूछा। बस पानी, लेकिन गर्म पानी भी काफी है। जैसे ही पानी उबला, सोनम ने उसे हाइपोथर्मिया के शिकार सैनिकों को थोड़ा थोड़ा करके पिलाया, बहुत धीरे धीरे। जैसे ही गर्म तरल उनके शरीर में गया, उनकी कंपकंपी थोड़ी कम हो गई। मैं यह देखकर हैरान था। अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों की जगह एक आदिम तरीका लोगों की जान बचा रहा था। सोनम, अगर तुम नहीं होती तो हम सब मर गए होते। सोनम कड़वाहट से मुस्कुराई। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तूफान अभी भी जारी है और व्हीकल 3 के लोग अभी भी बाहर हैं। वह सही थी। तूफान अभी भी चीख रहा था और मेरे 4 साथी बाहर कहीं ठंड से जम रहे थे। सुबह हुई। बेशक हिमालय में दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। तूफान थोड़ा धीमा हो गया था। सोनम ने हिम गुफा का प्रवेश द्वार खोला और बाहर झांका। अभी यह तूफान की आंख है। यह ज्यादा देर नहीं रहेगी, शायद 1 घंटा। मैं उछल पड़ा। तो क्या हम व्हीकल 3 को खोज सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं, उसने कहा और फिर मेरी ओर देखा। लेकिन मुझे साथ में किसी की जरूरत है। मैंने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। मैं चलूंगा। यह खतरनाक है, मुझे पता है, लेकिन मेरे साथी वहां मर रहे हैं। सोनम ने कुछ देर मुझे घूरा। उसकी आंखों में कुछ बदला। तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मैंने जवाब देने के बजाय प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया। हम हिम गुफा से बाहर निकले। बाहर अभी भी नर्क था, लेकिन हवा पहले से थोड़ी कम थी। सोनम आगे चल रही थी। रास्ता मत भटकना, बस मेरे पीछे पीछे चलना। मैंने सिर हिलाया और उसका पीछा किया। चलना अभी भी मुश्किल था। बर्फ घुटनों तक थी और मेरे पैर जम रहे थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। एक सेक्टी फार थी, साथ ही नेक्स्टेलर। लगभग 30 मिनट चलने के बाद सोनम रुक गई। वहां उसने जिस ओर इशारा किया, वहां एक स्नो व्हीकल था। व्हीकल 3, लेकिन कुछ अजीब था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं दौड़ कर गया। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। वे कहां गए? मैंने चारों ओर देखा। बर्फ पर हल्के पैरों के निशान थे। वे उस तरफ गए हैं, सोनम ने कहा। हम पैरों के निशानों का पीछा करने लगे। लगभग 100 मीटर चलने के बाद मैंने बर्फ में कुछ देखा। एक आदमी, एक स्थिर आदमी। मैं दौड़ा। नहीं, बर्फ में दबा हुआ वह हमारा संचार अधिकारी वांग था। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे कुछ नहीं देख रही थीं। वह मर चुका था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। वांग। सोनम ने मेरा कंधा पकड़ा। हमें दूसरों को खोजना होगा। वे अभी भी जीवित हो सकते हैं। मैंने सिर हिलाया और उठा। हम पैरों के निशानों का पीछा करते रहे। 50 मीटर और चलने के बाद हमें दूसरी लाश मिली। मैकेनिक ली, वह भी मर चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी 2 और बाकी हैं, सोनम ने कहा। हम चलते रहे और फिर एक छोटी पहाड़ी के पीछे हमने आखिरी 2 लोगों को देखा, लेकिन वे मरे नहीं थे। वे हिल रहे थे। मैं दौड़ा। यहाँ है। वहां 2 सैनिक एक दूसरे से लिपटकर बर्फ में खुदे एक छोटे से गड्ढे में बैठे थे। वे जीवित थे। मेडिकल ऑफिसर चेन और स्काउट मां दोनों गंभीर हाइपोथर्मिया के शिकार थे, लेकिन वे जीवित थे। हमें इन्हें हिम गुफा में ले जाना होगा, जल्दी, सोनम ने कहा। मैंने चेन को अपनी पीठ पर लादा। सोनम ने मां को सहारा दिया। तूफान की आंख बंद होने से पहले हम हिम गुफा में वापस पहुंच गए। जब हम हिम गुफा में लौटे तो मैं पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। बचाए गए 2 सैनिक और पहले से मौजूद बीमार सैनिक, सभी की हालत गंभीर थी। हमने उन्हें गर्म पानी पिलाया, उनके शरीर को रगड़ा। जो कुछ भी हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन यह काफी नहीं था। कर्नल ताओ की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। कर्नल, मेरे हिलाने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका दिल रुक रहा है, चेन ने निराशा से कहा। मैंने कर्नल की छाती पर अपने हाथ रखे और सीपीआर शुरू किया। 1, 2, 3। मैं दबाता रहा, लेकिन कर्नल ने अपनी आंखें नहीं खोली। प्लीज, मैं रोते हुए लगा रहा। तभी सोनम ने मेरा हाथ पकड़ा। रुक जाओ। नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ। उसकी आवाज दृढ़ थी। बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपने हाथ रोक दिए। मैंने कर्नल के चेहरे को देखा। वह शांत लग रहे थे, लेकिन वे जीवित नहीं थे। मैं वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। एक चीनी सैन्य अधिकारी एक हिम गुफा के अंदर रो रहा था, अपने साथियों को मरते हुए देखकर, अपनी अत्याधुनिक तकनीक पर विश्वास करने की कीमत चुकाते हुए।
सोनम मेरे बगल में बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे साथ बैठी रही। तूफान अभी भी चीख रहा था और मुझे एहसास हुआ हमें बचाव दल की जरूरत थी, लेकिन संचार ठप था। कोई नहीं जानता था कि हम कहां हैं। हम हिमालय के बीच में मर रहे थे। हमें एक चमत्कार की जरूरत थी और वह चमत्कार भारत से आया। तूफान को आए 72 घंटे बीत चुके थे। हिम गुफा में अब सिर्फ 5 लोग बचे थे। कर्नल ताओ और 2 अन्य सैनिक पहले ही मर चुके थे। जो जीवित थे उनकी हालत भी गंभीर थी। मेडिकल ऑफिसर चेन के अनुसार अगर 24 घंटों के भीतर हमें बचाया नहीं गया तो और भी लोग मर जाएंगे। मैं हिम गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठकर बाहर देख रहा था। तूफान अभी भी जारी था। बर्फीले तूफान ने दृश्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? यह विचार मेरे मन में आया। सोनम मेरे पास आई। क्या सोच रहे हो? क्या बचाव दल आ पाएगा? मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर तूफान इतना तेज है तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते और स्नो व्हीकल भी नहीं चल सकते। मैंने एक गहरी सांस ली। तो हमें बस इंतजार करना होगा। सोनम ने आसमान की ओर देखा, लेकिन एक उम्मीद है। क्या? अर्जुन भैया। मैंने पलकें झपकाई। डॉक्टर शर्मा? हां, वह कभी हार नहीं मानते। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं खतरे में हूं तो वे जरूर आएंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था। लेकिन इस तूफान में कैसे? अर्जुन भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वह हमेशा ऐसा ही करते हैं। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे डर के नहीं थे, वे विश्वास के थे। एक भारतीय शोधकर्ता पर अटूट विश्वास। तभी मुझे हल्की सी कोई आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन यह अलग थी। यह याक की घंटियों की आवाज थी। मैं उछल पड़ा। यह याक है। सोनम का चेहरा खिल उठा। वह अर्जुन भैया हैं। वह हिम गुफा से बाहर भागी। मैं भी उसके पीछे भागा। बर्फीले तूफान के बीच से एक हल्की सी रोशनी हमारी ओर आ रही थी। यह याकों का एक छोटा कारवां था। 3 याक और उनके पीछे एक स्लेज। स्लेज पर एक आदमी बैठा था, डॉक्टर अर्जुन शर्मा। अर्जुन भैया, सोनम चिल्लाई। अर्जुन स्लेज से कूदा और बर्फ में दौड़ते हुए आया और सोनम को गले लगा लिया। तुम ठीक हो? शुक्र है भगवान का। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उस दृश्य को अवाक होकर देखता रहा। यह कैसे संभव था? वह इस तूफान के बीच से कैसे आ सकता था? अर्जुन ने सोनम को छोड़ा और मेरी ओर देखा। कैप्टन वेई झांग, बाकी लोग कहां हैं? वे हिम गुफा के अंदर हैं, लेकिन 3 लोग मारे गए। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, पहले हमें बचे हुए लोगों को बचाना होगा। वह मुड़ा और चिल्लाया, मुखिया जी, इधर। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब एक दूसरे याक से एक और व्यक्ति उतरा। वह लद्दाखी मुखिया थे। दादाजी, आप यहां कैसे? सोनम ने हैरान होकर पूछा। मुखिया ने अपनी पोती को देखकर मुस्कुराया। जब मेरा बच्चा खतरे में हो तो क्या मैं घर पर बैठा रह सकता हूं? उनकी आंखों में भी आंसू थे। मेरी बात तो। मैं उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। एक भारतीय शोधकर्ता और एक लद्दाखी बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर तूफान के बीच से आए थे, हमें बचाने के लिए, विदेशियों को बचाने के लिए। अर्जुन हिम गुफा के अंदर आया। उसने बीमार सैनिकों की हालत देखी और अपने बैग से कुछ निकाला। एक थर्मस। ये क्या है? मैंने पूछा। गुर गुर चाय, उसने कहा। नमक और याक के मक्खन वाली चाय। लद्दाख में यही जीवन देती है। उसने थर्मस का ढक्कन खोला। गर्म भाप उठी और चाय की नमकीन मक्खनी सुगंध हिम गुफा में भर गई। सैनिकों, इसे पियो। धीरे धीरे अर्जुन ने बीमार सैनिकों को चाय पिलाई। एक एक घूंट, बहुत धीरे धीरे। जैसे ही गर्म तरल उनके शरीर में गया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनकी कंपकंपी कम हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर पिघल रहा है। चेन ने बुदबुदाया। मैंने भी एक घूंट पिया। यह नमकीन और गर्म थी। उस पल भारत की वह साधारण सी चाय दुनिया का सबसे कीमती पेय लग रही थी। यह काफी नहीं है, अर्जुन ने कहा। हमें इन्हें और गर्म करना होगा। उसने अपने बैग से फिर कुछ निकाला। यह हर्बल हीट पैक थे। यह स्थानीय जड़ी बूटियों से बने हैं। 30 अरसे में भी 12 घंटे तक गर्म रहते हैं। उसने उन हीट पैक्स को सैनिकों के पेट, बगल और गर्दन पर लगा दिया। इससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ेगा। मैं हैरान होकर पूछ बैठा, आप यह सब सामान लेकर क्यों आए? अर्जुन कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना कि हिम तूफान आ रहा है। किसी ने विश्वास नहीं किया,
लेकिन मैंने तैयारी कर ली थी। उसने फिर कुछ और निकाला। इस बार यह चांदी के रंग की पतली चादरें थीं। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित विशेष इंसुलेटेड कंबल हैं। यह शरीर की 90% गर्मी को नष्ट होने से रोकते हैं। उसने सैनिकों को उन कंबलों में लपेट दिया। चांदी के कंबलों में लिपटे सैनिक ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी अंतरिक्ष यान से आए हों। अब कुछ देर में उनका तापमान बढ़ जाएगा, अर्जुन ने कहा। मैंने उसके बैग को देखा। गुर गुर चाय, हर्बल हीट पैक, इंसुलेटेड कंबल। यह अरबों डॉलर के उपकरण नहीं थे। यह भारत के साधारण उत्पाद थे, लेकिन वे लोगों की जान बचा रहे थे। 1 घंटा बीत गया। सैनिकों की हालत में स्पष्ट सुधार हुआ। उनका तापमान बढ़ गया। वे होश में आ गए और बात करने में सक्षम हो गए। मैं अर्जुन के पास गया। आप इस तूफान के बीच से कैसे आए? वह मुस्कुराया। याक रास्ता जानते हैं। वे बेइडू से ज्यादा सटीक हैं, लेकिन दृश्यता तो शून्य थी। आंखों से नहीं। उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया। गंध से। याक मीलों दूर से इंसानों की गंध सूंघ सकते हैं। मैं आश्चर्य से मुंह बाएं खड़ा रह गया। अर्जुन ने आगे कहा, और मैं भी 3 साल से यहां रह रहा हूं। मैं इस जमीन की हवा और बर्फ को जानता हूं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन मोटे तौर पर दिशा का अंदाजा लगा सकता हूं। फिर भी यह खतरनाक था। आप मर सकते थे। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन सोनम खतरे में थी। उसने सोनम की ओर देखा, जो अपने दादाजी के पास बैठी थी। वह मेरे लिए परिवार की तरह है, और जब परिवार खतरे में हो तो आप चुप नहीं बैठ सकते। यह सुनकर मेरा गला भर आया। एक भारतीय शोधकर्ता एक लद्दाखी लड़की को अपना परिवार कह रहा था, राष्ट्रीयता, नस्ल और संस्कृति से परे। डॉक्टर शर्मा, क्या सभी भारतीय ऐसे ही होते हैं? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, शायद सब नहीं, लेकिन हम भारतीयों में एक चीज होती है जिसे रिश्ता कहते हैं। यह एक ऐसा बंधन है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यह प्यार, एकजुटता और कर्तव्य का मिश्रण है। उसने आगे कहा, एक बार जब कोई रिश्ता बन जाता है तो वह आसानी से नहीं टूटता, और उस रिश्ते के लिए हम नुकसान उठाकर भी उसे अंत तक निभाते हैं। मैंने सिर हिलाया। उस पल मुझे समझ आया क्यों अर्जुन अपनी जान जोखिम में डालकर तूफान में आया। क्यों एक 70 वर्षीय बुजुर्ग अपनी पोती को बचाने के लिए निकला। यह रिश्ता ही था। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। तूफान अभी भी जारी था और हम अभी भी फंसे हुए थे। हमें यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। बेस कैंप तक नहीं, 8 हाथ, लेकिन पास में एक आपातकालीन आश्रय है। वहां पहुंचकर हम संचार स्थापित कर सकते हैं। कितनी दूर है? याक से लगभग 2 घंटे। मैंने बीमार सैनिकों को देखा। हम इन्हें कैसे ले जाएंगे? स्लेज पर, एक बार में 2। अर्जुन ने योजना समझाई। मैं स्लेज से सबसे बीमार सैनिकों को पहले ले जाऊंगा और मुखिया जी बाकी लोगों को यहां रास्ता दिखाएंगे। मुखिया ने सिर हिलाया। मैं यह रास्ता आंखें बंद करके भी चल सकता हूं। इस तरह हमारी निकासी की योजना बनी। पहला समूह रवाना हुआ। अर्जुन ने 2 सबसे गंभीर सैनिकों को स्लेज पर लिटाया। मैं 1.5 घंटे में वापस आऊंगा, तब तक यहीं डटे रहना, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, याक रास्ता जानते हैं। उसने एक बार चाबुक घुमाया और याक तेजी से आगे बढ़ने लगे। स्लेज बर्फीले तूफान में गायब हो गया। मैं उनकी पीठ को देखते हुए प्रार्थना कर रहा था, कृपया सुरक्षित रहना। 1.5 घंटा बीत गया। कोई खबर नहीं थी। मैं बेचैन होने लगा। इतना समय क्यों लग रहा है? सोनम मेरे पास आई। चिंता मत करो, अर्जुन भैया अपना वादा निभाएंगे। लेकिन 1.5 घंटा हो चुका है। तूफान के कारण थोड़ी देर हो सकती है। थोड़ा और इंतजार करो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। तभी फिर से याक की घंटियों की आवाज सुनाई दी। मैं हिम गुफा से बाहर भागा। बर्फीले तूफान के बीच से स्लेज आ रहा था। अर्जुन था। आप ठीक हैं? वह स्लेज से उतरते हुए बोला। सैनिक सुरक्षित रूप से आश्रय में पहुंच गए हैं। संचार भी स्थापित हो गया है और बचाव दल आ रहा है। मैंने राहत की सांस ली। सच में हम बच जाएंगे? हाँ, भारतीय सेना ने एक हेलीकॉप्टर भेजा है। जैसे ही तूफान थोड़ा थमेगा, वह यहां होगा। उस पल मेरे घुटनों में जान नहीं रही। मैं वहीं बैठ गया। आंसू बहने लगे। हम बच गए। हम सच में बच गए थे। अर्जुन ने मेरा कंधा पकड़ा। रो मत, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। बाकी लोगों को भी ले जाना है। मैंने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। हाँ, चलो चलते हैं। 2 और चक्कर लगाने के बाद सभी जीवित बचे लोग आश्रय में पहुंच गए।
यह एक छोटी सी झोपड़ी जैसी इमारत थी। बताया गया कि यह लद्दाखी शिकारियों के लिए एक आरामगाह है। अंदर एक बुखारी जल रही थी और एक रेडियो संचार उपकरण भी था। मैंने रेडियो पर अपने बेस कैंप से संपर्क किया। यह सर्वेक्षण टीम है, 5 जीवित, बचाव की आवश्यकता है। शोर के बीच एक जवाब आया, सर्वेक्षण टीम, यह बेस कैंप है, बचाव दल रवाना हो चुका है। अनुमानित आगमन समय 3 घंटे। मैंने रेडियो रखा और एक गहरी सांस ली। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। अर्जुन बुखारी के पास बैठा था। मैं उसके पास गया। डॉक्टर शर्मा। जी धन्यवाद, सच में। वह मुस्कुराया। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। नहीं, आपने अपनी जान जोखिम में डाली हमारे लिए। मैंने ईमानदारी से कहा, अगर आप नहीं होते तो हम सब मर गए होते। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। पहले तो मैं भी हिचकिचाया था। कौन तूफान में जाना चाहेगा, मैं भी इंसान हूं, उसने शांति से कहा। लेकिन फिर मुझे सोनम का ख्याल आया कि वह डर रही होगी, भूखी होगी। यह सोचकर मेरा डर खत्म हो गया। मैंने उसके चेहरे को देखा। एक भारतीय, एक दूर देश से आया हुआ व्यक्ति। उसने इस बर्फीली जमीन पर अपना असली परिवार ढूंढ लिया था और उस परिवार के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज से हम दोस्त हैं, डॉक्टर शर्मा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था। हिमालय के बीच में महसूस की गई सबसे गर्मजोशी 37°C इंसान के शरीर का तापमान। यही वह चीज थी जिसने हमें बचाया था। जब मैं भारतीय सेना के बेस पर पहुंचा तो मैं पहली बार रोया। 15 साल की सैन्य सेवा में मैंने एक आंसू भी नहीं बहाया था, लेकिन उस रात एक गर्म हीटर के सामने बैठकर मेरे आंसू अपने आप बह निकले। मेरे दिमाग में कर्नल ताओ, साला कर्नल ताओ, साला की 5 को मैं जबाद को मैं 4 कर्नल ताओ, वांग और ली के चेहरे घूम रहे थे। वे अब 52 रॉक की बर्फ में हमेशा के लिए सो रहे थे। कैप्टन वेई झांग, डॉक्टर शर्मा मेरे बगल में बैठ गए। आप रो सकते हैं, आपको रोना चाहिए। मैंने अपना सिर हिलाया। यह मेरी गलती है। मैं टीम का लीडर था। मैंने उन्हें मार डाला। डॉक्टर शर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आपने उन्हें नहीं मारा कैप्टन, अहंकार ने उन्हें मारा है। मैंने अपना चेहरा उठाकर उनकी ओर देखा। हम सबका अहंकार, चीन का अहंकार, यह भ्रम कि चीन की तकनीक सब कुछ कर सकती है, यह वहम कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक भारीपन था। क्या आप जानते हैं कि लद्दाखी लोगों ने चीनी राष्ट्रपति के पैसे को क्यों ठुकरा दिया? मैंने अपना सिर हिलाया। प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपये तो एक आकर्षक प्रस्ताव था। डॉक्टर शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। उनके लिए यह जमीन पैसे से नहीं तौली जा सकती। यह उनकी 4000 साल पुरानी विरासत है। वे बर्फ पर पैदा होते हैं, बर्फ पर शिकार करते हैं और बर्फ पर मर जाते हैं। यही उनकी पहचान है। मुझे बीजिंग में मिली ब्रीफिंग याद आई। लद्दाख के निवासी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उचित वित्तीय प्रोत्साहन से उन्हें आसानी से मनाया जा सकता है। यह कितना अहंकारी विश्लेषण था। डॉक्टर शर्मा, आपने इस जमीन पर जीवित रहना कैसे सीखा? डॉक्टर शर्मा मुस्कुराए। जब मैं पहली बार यहां आया था तो मैं भी आपकी तरह आत्मविश्वास से भरा था। मैंने सोचा था कि मेरे पास भारत से लाए गए नवीनतम उपकरण हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। और अपनी पहली ही सर्दी में मैं मरते मरते बचा। उन्होंने शांति से कहा, मेरा जीपीएस फेल हो गया, मेरा जीपीएस फेल हो गया, मैंने जीपीएस फेल हो गया। संचार टूट गया और मैं एक बर्फीले तूफान में फंस गया। उस समय मुझे एक लद्दाखी शिकारी ने बचाया, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग। तो आपने उनसे सीखा? हाँ, 3 साल तक याक चलाना, बर्फ की मोटाई पढ़ना, हवा की दिशा से मौसम का अनुमान लगाना, सब कुछ मैंने उनसे सीखा। डॉक्टर शर्मा ने सीधे मेरी आंखों में देखा। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, हिमालय में जीवित रहने के लिए तुम्हें 2 चीजें छोड़नी होंगी। पहली अहंकार और दूसरी जल्दबाजी। मैंने उन शब्दों को अपने मन में दोहराया। हमारे पास दोनों थे, अरबों युआन के उपकरणों पर अहंकार और 1 महीने के भीतर मिशन पूरा करने की जल्दबाजी, और इसकी कीमत हमने अपने 3 साथियों की जान देकर चुकाई। बीजिंग से संपर्क किया गया। एक वीडियो कॉल पर रक्षा उप मंत्री का चेहरा दिखाई दिया। कैप्टन वेई झांग, स्थिति की रिपोर्ट करो। मैंने एक गहरी सांस ली। वांग, ली और कर्नल ताओ, 3 लोग मारे गए हैं। स्क्रीन पर उप मंत्री का चेहरा सख्त हो गया। उपकरणों का नुकसान, नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से नष्ट।
सैटेलाइट संचार उपकरण क्षतिग्रस्त, विशेष स्नो व्हीकल बर्बाद। वास्तव में यह एक पूर्ण विफलता है। उप मंत्री ने एक गहरी सांस ली। तो मिशन का क्या होगा? मैं कुछ देर हिचकिचाया और फिर मैंने वह सच कहा जो बीजिंग सुनना नहीं चाहता था। मंत्री जी, मैं सीधे कहूंगा, यह मिशन शुरू से ही असंभव था। क्या बकवास है। हमारी तकनीक से हम लद्दाख की सर्दियों को नहीं जीत सकते, चाहे हम कितने भी अरब डॉलर खर्च कर दें। यह जमीन पैसे से नहीं जीती जा सकती। उप मंत्री की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम क्या कहना चाहते हो? हम दुर्लभ खनिजों को छोड़ दें? नहीं, एक तरीका है। मैंने अपने बगल में बैठे डॉक्टर शर्मा की ओर देखा। हमें भारत के साथ सहयोग करना होगा। भारत? उप मंत्री की आवाज में अविश्वास था। डीआरडीओ के डॉक्टर अर्जुन शर्मा। उन्होंने हम 5 लोगों को बचाया और वह इस जमीन पर जीवित रहने का तरीका जानते हैं। डॉक्टर शर्मा ने स्क्रीन की ओर सिर झुकाया। नमस्ते, मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा, डीआरडीओ से। उप मंत्री कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा, डॉक्टर शर्मा, ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगता है कि लद्दाख में दुर्लभ खनिजों का सर्वेक्षण संभव है? डॉक्टर शर्मा ने जवाब दिया, संभव है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हमें लद्दाखी लोगों का सहयोग चाहिए। उनकी सहमति के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, और उनकी सहमति पाने के लिए हमें पैसे की नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत है। उप मंत्री ने सिर हिलाया। सम्मान? इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस भूमि के असली मालिक कौन हैं। हमें उन लोगों से सीखने के लिए विनम्रता दिखानी होगी जो 4000 वर्षों से इसकी रक्षा कर रहे हैं। तभी वे अपना दिल खोलेंगे। स्क्रीन पर उप मंत्री कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। कैप्टन वेई झांग, फिलहाल तुम वापसी की तैयारी करो। कॉल कट गई। मैंने डॉक्टर शर्मा की ओर देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने यह सुनिश्चित किया कि 3 लोगों का बलिदान व्यर्थ न जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बर्फीला तूफान पूरी तरह से थम गया था और आसमान में उत्तरी रोशनी औरोरा फैली हुई थी। हरे और बैंगनी रंग का प्रकाश आकाश में नृत्य कर रहा था। मैं बीजिंग लौट आया। एक उच्च स्तरीय जांच समिति बैठी। मैंने लद्दाख में जो कुछ भी हुआ उसे शुरू से अंत तक बताया। कैसे हमारा बेडू सिस्टम फेल हुआ, कैसे सैटेलाइट संचार ने काम करना बंद कर दिया, कैसे मेरे 3 साथी मारे गए और कैसे एक भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर अर्जुन शर्मा ने हमें बचाया। सुनवाई खत्म होने के बाद रक्षा मंत्री ने मुझे अलग से बुलाया। वेई, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि भारत के साथ सहयोग करने से यह संभव है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जी मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है। किस आधार पर? जो डॉक्टर अर्जुन शर्मा ने मुझे दिखाया, वह बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण के हिमालय में जीवित रहना जानते थे। उन्होंने लद्दाखी लोगों से सीखा था और उन्होंने उनका विश्वास जीता था। मंत्री ने सिर हिलाया। चीन ने लद्दाखी लोगों को लाखों रुपये देने की पेशकश की और 85% ने इनकार कर दिया, लेकिन एक भारतीय शोधकर्ता ने उनका विश्वास जीत लिया। जी मंत्री जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मंत्री ने खिड़की से बाहर देखा। ठीक है, हम भारतीय पक्ष को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजेंगे। लद्दाख में एक संयुक्त भारत चीन आर्कटिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। निदेशक डॉक्टर अर्जुन शर्मा। मुझे चीनी पक्ष के संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। संस्थान के उद्घाटन के दिन लद्दाखी बुजुर्ग उपस्थित थे। वही 70 वर्षीय शिकारी जिन्होंने डॉक्टर शर्मा को हिमालय में जीवित रहना सिखाया था, वह भी आए थे। उन्होंने डॉक्टर शर्मा को गले लगाया और कहा, अर्जुन, तुमने यह कर दिखाया। डॉक्टर शर्मा ने सिर झुकाया। यह सब आपकी वजह से हुआ है बाबा। बाबा, उन्होंने उन्हें पिता कहा। उस पल मुझे एहसास हुआ, 3 वर्षों में डॉक्टर शर्मा ने सिर्फ तकनीक नहीं सीखी थी, वह इस भूमि का हिस्सा बन गए थे, वह परिवार का हिस्सा बन गए थे। यही वह चीज थी जिसे चीन पैसे से नहीं खरीद सका था। समारोह के बाद मैं संस्थान से बाहर आया। 30 अरसे की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन अजीब तरह से मुझे ठंड महसूस नहीं हुई। मेरी जेब में कुछ था, एक हर्बल हीट पैक, वही हीट पैक जो डॉक्टर शर्मा ने मुझे पहली बार बचाते समय दिया था। मैंने उसे अभी भी संभाल कर रखा था। जब मैंने उसे अपनी हथेली पर रखा तो एक गर्मजोशी महसूस हुई। 37,000 इंसान के शरीर का तापमान, 52 रोक के नर्क में हमें अरबों डॉलर के उपकरणों ने नहीं बचाया था।
हमें कुछ रुपये के हीट पैक ने बचाया था और उस हीट पैक को देने वाले एक भारतीय के गर्मजोशी भरे दिल ने। मैंने आसमान की ओर देखा। अरोरा फिर से फैल रहा था। तकनीक ही सब कुछ नहीं है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। असली ताकत विनम्रता और सम्मान से आती है। एक हवा का झोंका आया, जैसे मेरे 3 मृत साथी जवाब दे रहे हों। हम जानते थे, वही हम जानते थे। मैंने अपने आंसू पोंछे और संस्थान में वापस चला गया। यह तो बस शुरुआत थी। मेरे 3 साथियों का बलिदान व्यर्थ न जाए, इसके लिए मुझे इस भूमि पर ठीक से सीखना था, ठीक से सहयोग करना था और ठीक से परिणाम देना था। यही मेरा उन पर कर्ज था। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। 3 चीनी सैनिक बर्फ में सो गए। उनके शव तक नहीं मिले। उनके परिवार अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। एक बेटा, एक पति, एक पिता जो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने यह कहानी लिखते हुए बार बार सोचा, वे क्यों मरे? उनके पास अरबों डॉलर के उपकरण थे। वे दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक थे। जवाब आसान था, क्योंकि वे अहंकारी थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे प्रकृति को जीत सकते हैं। लेकिन उसी नर्क जैसे हिमालय में एक व्यक्ति जीवित रहा, एक भारतीय। उसके पास अरबों डॉलर नहीं थे, उसके पास अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे, उसके पास सिर्फ गुरगुर चाय, हर्बल हीट पैक और सीखने की एक विनम्र इच्छा थी। उसने 4000 वर्षों से बर्फ पर रहने वाले लद्दाखी लोगों के सामने सिर झुकाया और सीखा, बस इतना ही। लेकिन यही सब कुछ था। दोस्तों, क्या हमारी दुनिया भी ऐसी ही नहीं है? ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा, तकनीक सब कुछ हल कर देगी, लेकिन अंत में आप पैसे से लोगों का दिल नहीं खरीद सकते। प्रकृति के सामने इंसान असीम रूप से छोटा है। केवल वही जीवित रहता है जो विनम्रता से सीखता है। भारत ऐसा ही था, संसाधनों की कमी वाला देश, लेकिन हम बच गए, है ना? क्योंकि हम विनम्र थे, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। आज जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो हार मत मानिए। विनम्र, दृढ़ और गर्मजोशी से भरे रहें, क्योंकि यही हम भारतीयों की ताकत है।